सियाल और सीमा के नीचे जब हम और ज़्यादा नीचे जाएंगे तब हमें एक ठोस अवस्था मिलेगी नीफे का मतलब होता है निकल और फेरस। निकल और फेरस, निकल एक पदार्थ होता है, फेरस का मतलब क्या होता है, आयरन। और फिर यह दोबारा किस अवस्था में रहेगा, ठोस अवस्था में रहेगा। और ये बहुत ज़्यादा क्या है, इतना ज़्यादा ठोस होता है, इतना ज़्यादा ये आप बोल सकते हो कि घनत्व इतना ज़्यादा होता है कि इसी को हम अपने पृथ्वी का क्रोड बोलते हैं। इसी को बोलते हैं क्या, क्रोड, हमारी पृथ्वी का क्रोड। अब पृथ्वी का क्रोड का मतलब पृथ्वी की वह आंतरिक जगह जो पूरी तरीके से ठोस है, बहुत ज़्यादा भारी है, घनत्व बहुत ज़्यादा है और घूर्णन कर रहा है। क्या कर रहा है, घूर्णन कर रहा है। ठीक है, तो देखिए हमारी पृथ्वी का कैसा मतलब आकृति कैसी हो गई, आंतरिक स्थिति कैसी हो गई हमारे भारत की पृथ्वी की। सबसे पहले क्या मिलेगा, हमें ठोस मिलेगा। और ज़्यादा ड्रिल करते जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, तरल अवस्था मिलेगी। और ज़्यादा ड्रिल करते जाएंगे तो हमें कौन सी अवस्था मिलेगी, ठोस अवस्था। और जब आप ठोस अवस्था दोबारा से मिल गई, यही पृथ्वी का सेंटर होता है। यही क्या होता है, पृथ्वी का सेंटर होता है। ठीक है, तो इतना चीज़ आप लोगों को पता चला। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इनमें सिलिका, एल्यूमिनियम और मैग्नीशिया की अधिकता होती है। गौरतलब है कि ये प्लेटें स्वतंत्र रूप से पृथ्वी के दुर्बल मंडल पर विभिन्न दिशाओं में संचरित करती रहती हैं। अब इन्होंने क्या बताने की कोशिश की है कि जो परत होती है, ध्यान दीजिएगा, जो परत होती है, कौन सी परत, देखिए जरा डायग्राम को ध्यान समझिएगा। ये पृथ्वी की परत है जिसमें हम जीवन यापन करते हैं। अगर पृथ्वी के नीचे जाएंगे तो सबसे पहले जो परत है वो हमें कौन सी मिलती है, सियाल। सियाल एक ठोस परत होती है जो खौलता हुआ लावा, जिसको हम क्या बोलेंगे, मैग्मा। मैग्मा के ऊपर क्या है, तैर रही है। और ये जो पोर्शन है, ये जहाँ पर सियाल की परत खत्म होती है, इसको एस्थेनोस्फीयर बोलते हैं। और जहाँ पर ये लावा मैग्मा चैम्बर की परत खत्म होती है, इसको बोलते हैं ऊपरी कोर। क्या बोलते हैं, ऊपरी कोर या क्रोड बोल सकते हो, ऊपरी क्रोड। और ये किसका बना होता है, ये नीफे का बना होता है, निकल और फेरस। ठीक है, और ये मैग्मा, ये जो मैग्मा है यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, सीमा है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ये जहाँ पर मैग्मा और सियाल यानी खौलता हुआ लावा और सियाल मिलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ऊपरी मेंटल। क्या बोलते हैं, ऊपरी मेंटल। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और जैसे ही हम बीच में आते हैं और खौलता हुआ लावा मिलता है, इसको क्या बोलते हैं, मेंटल। इसको क्या बोलते हैं, मेंटल। और जैसे और नीचे जाते हैं तो हमें नीफे की एक ठोस परत मिलती है, एक गोलाकार ठोस और घनत्व वाला और बहुत ज़्यादा भारी क्रोड मिलता है, इसको बोलते हैं ऊपरी क्रोड। और ऊपरी क्रोड से भी जब थोड़ा सा और नीचे जाते हैं तो शुद्ध रूप से हमें क्या मिलता है, क्रोड मिलता है। यानी सियाल ऊपर की परत क्या है, ठोस है, और नीचे की परत क्या है, ये भी ठोस है, और बीच में क्या है, हमारा खौलता हुआ लावा। अब आपको बता दें, जो नीचे क्रोड है वो कहीं मूवमेंट नहीं कर सकता है। जो नीचे का क्रोड है वो कहीं मूवमेंट नहीं कर सकता है। और ये जो लावा है ये लगातार खौलता जा रहा है। तो आप यही बताएं, अगर नीचे की परत मूवमेंट नहीं कर सकती है, संचरण नहीं कर सकती है, और ऊपर खौलता हुआ लावा है, उसके ऊपर सियाल की परत है, तो संचरण कौन सी परत करेगी, संचरण करेगी, सीधी सी बात है, कौन सी परत, सियाल। यानी मैग्मा के ऊपर जो हमारी परत है जिसमें हम जीवन यापन करते हैं, जिसको क्रस्ट बोलते हैं, भूपरपटी बोलते हैं, वह इस तरल मैग्मा की वजह से संचरण करती रहती है। संचरण करती रहती है मतलब एक धरती का भूखंड टूट भी रहा होगा तो दूसरी जगह दो भूखंड आपस में टकरा भी रहे होंगे। ठीक है, और आपको ये दिमाग में आना चाहिए कि ये मैग्मा जो चैम्बर है जहाँ पर खौलता हुआ लावा है, ये आखिरकार बंद क्यों नहीं होता, ये इसका टेम्परेचर कम क्यों नहीं हो जाता। तो इसका टेम्परेचर इसलिए कम नहीं होता क्योंकि इस मैग्मा चैम्बर में खूब सारे क्या है, रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं। क्या हैं, रेडियो एक्टिव पदार्थ है जो आपस में हर सेकंड, हर घंटे क्रियाएं करते रहते हैं, और उनसे इतनी ज़्यादा ऊष्मा निकलती है कि ये मैग्मा चैम्बर खौलता रहता है। अब आपने देखा होगा कभी, अब अगर आप केतली में चाय बनाते हैं तो चाय में जब पानी खौल जाता है, चाय पत्ती डालते हैं तो चाय पत्ती राउंड राउंड घूमती है ना, वो ऊपर भी आती है, नीचे भी जाती है, ऊपर भी जाती है, नीचे भी जाती है। क्यों, क्योंकि उसको खौलने की वजह से, पानी खौलने की वजह से उसको अत्यधिक ऊर्जा मिल रही है, और अत्यधिक ऊर्जा की वजह से वह मूवमेंट कर रही है। तो सेम चीज़ यहाँ पे होता है, ये जो लावा है, ये जो खौलता हुआ लावा है, इसमें इतनी ज़्यादा ऊष्मा
प्रवाहित होती है कि ये लावा मूवमेंट करता है। क्या करता है? मूवमेंट करता है। ऐसे करके नीचे से आएगा और फिर ऊपर नीचे जाएगा। ये राउंड राउंड ऐसे घूमता रहता है। क्यों? किसके कारण? अत्यधिक ऊर्जा के कारण। यहाँ पर रेडियो एक्टिव पदार्थ जब क्रियाएं करते हैं तो उनसे अत्यधिक मात्रा में इतनी ज़्यादा ऊष्मा निकलती है कि तरल पदार्थ को कहीं ना कहीं संचरण करना पड़ता है। और हमने विज्ञान में भी पढ़ा है कि अगर किसी भी पार्टिकल को लगातार ऊष्मा देते रहेंगे तो वह क्या करेगा? संचरण करेगा, वाइब्रेशन करेगा। तो जब लावा नीचे से घूमते हुए ऊपर आता है तो यह सियाल यानी ये जो ठोस परत है इसमें धक्का लगाता है, और धक्का लगाने की वजह से ये जो परत होती है उसमें हल्का सा क्या पड़ता है? भ्रंश पड़ता है। और भ्रंश पड़ने के कारण कई लाखों साल बाद, कई करोड़ों साल बाद जब वो भ्रंश धीरे 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 टूटता है, वो भ्रंश धीरे धीरे भ्रंश में जब दरार पड़ती है तो वह भूखंड क्या है? नीचे से अलग हो जाता है। ठीक है, चलिए आए समझ में इतना? आगे बढ़ते हैं। प्लेटों के एक दूसरे के सापेक्ष होने वाले संचलन के परिणाम स्वरूप पृथ्वी की सतह पर होने वाले परिवर्तन के अध्ययन को क्या कहते हैं? प्लेट विवर्तनिकी। तो हम बोल सकते हैं कि प्लेट विवर्तनिकी क्रियाओं के कारण, समझिएगा, प्लेट विवर्तनिकी क्रियाओं के कारण हमारा जो भारत है वह गोंडवाना धरती से टूट गया, और गोंडवाना धरती से टूटने के बाद नीचे की जो क्रियाएं थी, मैग्मा चैम्बर की, लगातार लावा ऊपर की ओर प्रवाहित हो रहा था, उसके फोर्स की वजह से, उसके बल की वजह से वह धीरे 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 आगे बढ़ा। अच्छा, उस समय जब हमारा भारत भूमध्य रेखा से नीचे था तब भारत के संचरण करने की जो स्पीड थी वो 20 mm प्रति वर्ष थी। जैसे ही हमारे भारत ने भूमध्य रेखा को पार किया तब इसकी स्पीड क्या हो गई? 16 mm प्रति वर्ष। उसके बाद जब यह तिब्बत के पठार से टकराया, अब टकराया तो आगे जाने के लिए अवरोध मिल गया। अब अवरोध मिल गया तो उसकी स्पीड क्या हो गई? कम हो गई, गति कम हो गई। तब हो गई क्या? 5 mm प्रति वर्ष। तो वर्तमान में भारत के आगे जाने की जो गति है वह कितनी है? 5 mm प्रति वर्ष। और देखो 20 mm प्रति वर्ष ये तब बढ़ रहा था जब भारत की प्लेट को कोई रोकने वाला नहीं था, समुद्र में वह आगे तैरता जा रहा था। लेकिन जैसे ही 16 mm ये कम कैसे हो गई? क्योंकि टीथिस सागर था, इसका मलबा अवरोध करने लगा, तो हमारी 4 सेंटीमीटर स्पीड कम हो गई, गति कम हो गई। उसके बाद जब हमारा भारत तिब्बत के पठार से टकराया, तिब्बत से पठार से टकराने के बाद उसको अत्यधिक अवरोध मिला, लेकिन फिर भी भू विवर्तनिकी प्लेट खिसकाव के कारण उसकी स्पीड आगे कितनी मेंटेन रही? 5 mm प्रति वर्ष। यानी आज भी हमारा भारत तिब्बत के पठार की ओर 5 mm प्रति वर्ष की ओर से बढ़ रहा है। नतीजा, जो जमीन है वो और ज़्यादा सिकुड़ती जा रही है, और ज़्यादा मोड़ पड़ते जा रहे हैं, और जो हिमालय पर्वत हैं, जो ऊपर की परत है, वो और ज़्यादा ऊपर जाती जा रही है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब थोड़ा इस सिद्धांत को और अच्छे से समझते हैं। देखिए, जैसे इस डायग्राम के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे कि जैसे ये हमारा समुद्र है, ये हमारा क्या है? समुद्र है। समुद्र के बाद इधर क्या है? पर्वत पठार हैं, और इसी क्षेत्र में हम अपना जीवन यापन करते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि इस डायग्राम में जो हमारा तल है, तल से अगर नीचे की ओर जाएंगे लगभग कितना किलोमीटर नीचे? 200 से 500 किलोमीटर अगर हम नीचे जाएंगे तो हमें एक बड़ा विशाल मैग्मा चैम्बर मिल रहा है। देख रहे हैं आप? एक बड़ा विशाल मैग्मा चैम्बर मिल रहा है। अब आप जरा देखिए, हमारे भूपर्पटी के जस्ट नीचे जाएंगे तो ये भूरी भूरी परत बनी हुई है। ये भूरी भूरी परत यही दिखा रही है कि इसी परत में हम अपना जीवन यापन करते हैं। यही है भारत का, पृथ्वी का क्रस्ट। यही है क्या? भूपर्पटी। यही क्या है? भूपर्पटी। अब भूपर्पटी के नीचे जाएंगे तो आप देख रहे हैं ये हल्का सा रेडनेस हो गया है, डार्क रेड है। ये डार्क रेड का मतलब है कि हम एस्थेनोस्फीयर में पहुंच चुके हैं। कहां पे पहुंच चुके हैं? एस्थेनोस्फीयर में, जहां पे ये सूखी मृदा, सूखी चट्टानें धीरे धीरे किस में परिवर्तित होने लगी हैं? धीरे धीरे किस में परिवर्तित होने लगी हैं? खौलते हुए
लावा में। यानी यहां पर इनको इतना ज्यादा टेम्परेचर मिल जा रहा है कि वही चट्टान, वही पर्वतें क्या है, पिघल रही हैं, और पिघलने के बाद सीधे कहां पे आ जा रही हैं, मैग्मा चैम्बर। ये पूरा पूरा क्या है हमारा, मैग्मा चैम्बर। मैग्मा चैम्बर मतलब वह जगह जहां पर अत्यधिक मात्रा में लावा है, और कैसा लावा है, खौलता हुआ लावा है। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये लाइट कलर का यही दिखा रहा है कि यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होने की वजह से ये पूरी की पूरी चट्टानें, खनिज पदार्थ और जो भी हमारा सीमा है, ये पूरा पूरा किस अवस्था में है, तरल अवस्था में है। ठीक है, अब जब ये तरल अवस्था में है, जब ये तरल अवस्था में है, इसमें लगातार टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, और ये जो मैग्मा चैम्बर है उसका टेम्परेचर कितना है, लगभग 3000 से 6000 डिग्री सेल्सियस। और ये क्रिया कम नहीं हो रही है, ये क्रिया रोज चलती रहती है। ठीक है, पृथ्वी में एक चक्र रोज चलता रहता है। इतने रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं कि अपने क्रियाएं करते रहते हैं, और रासायनिक क्रियाओं की वजह से, नाभिकीय विखंडन की वजह से ये जो टेम्परेचर है यहाँ का मेंटेन रहता है। अब ये इतना ज़्यादा टेम्परेचर जो यहाँ की चट्टानें, खनिज पदार्थ थी, उसको पूरा पूरा पिघला दिया। और पिघलाने की वजह से, ध्यान दीजिएगा, पिघलाने की वजह से क्या हुआ कि ये जो लावा है, ये लावा ऊपर की ओर संचरण करने लगा। कहाँ की ओर संचरण करने लगा, ऊपर की ओर संचरण करने लगा, ऊपर की ओर संचरण करने लगा। ये संचरण कैसे कर रहा है, याद है मैंने अभी आपको जस्ट बताया था कि अगर आप खौलती हुई केतली में चाय पत्ती डालोगे तो चाय पत्ती ऊपर से नीचे क्या कर रही है, खौलती है। क्यों, क्योंकि उसको एकदम से इतना ज़्यादा ऊष्मा मिल जा रही है ना, इतनी ज़्यादा ऊष्मा मिल जा रही है। तो देखो, लावा ऊपर जा रहा है और ऊपर की परत में टकरा के फिर नीचे आ रहा है। यहाँ पर भी इसी प्रकार का है, लावा ऊपर की परत में टकरा रहा है और फिर नीचे आ रहा है। ठीक है, तो ये क्रिया ऐसे चलती रहती है, और नतीजा जहाँ पर ये लावा ऊपर की ओर टच होते हैं एस्थेनोस्फीयर से, वहाँ पर उसका कुछ ना कुछ हिस्सा या तो काट देते हैं, और या तो उसका कुछ ना कुछ हिस्सा पिघला देते हैं। अब ये बताइए, अगर ऊपर का हिस्सा पिघलता जाएगा तो उसकी परत क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, वह मैग्मा में शामिल हो जाएगा। और जब परत कम हो जाएगी तो ऊपर की परत जो भूपर्पटी है यह टूटेगी, एक विस्फोट होगा, और नीचे का लावा ऊपर निकलेगा। और यह तब तक निकलेगा जब तक नीचे का प्रेशर शांत ना हो जाए। जब तक नीचे का प्रेशर शांत ना हो जाए तब तक यह लावा निकलता रहेगा। और ये लावा जो खौलता हुआ लावा है, ये जब हमारी भूपर्पटी में आ जाएगा तो यहाँ की जो वनस्पति होती है या जीव जंतु होते हैं उसको दबा देगा, और ये ऐसे पानी के जैसे बहेगा। अब क्योंकि नीचे 6000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है और ऊपर मात्र 32 डिग्री टेम्परेचर, तो आप जरा बताइए इस लावा के लिए कौन सी परत ठंडी रहेगी, इसके लिए कौन सी परत ठंडी रहेगी, ऊपर वाली। तो जब ये 6000 डिग्री वाला टेम्परेचर ऊपर पहुंचेगा और ऊपर उसे 32 डिग्री का टेम्परेचर होगा, तो ये बताइए लावा का क्या होगा, लावा और ज़्यादा पिघलेगा कि सूखेगा? जब लावा सूखेगा, इसको स्पीड अभी कम कर दो, नहीं तो इसमें रिकॉर्ड हो जाएगा। जब ये लावा ऊपर सूख जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, या तो पर्वत बन जाएगा, या तो पठार बन जाएगा, या तो बड़ी बड़ी चट्टानें बन जाएंगे। और इसी में बीच में दबे हुए जो जीव हैं वो आगे चल के क्या बन जाएंगे, जीवाश्म बन जाएंगे। आप देख पा रहे हैं कि ये जो लावा है, लावा की क्रिया की वजह से धरती में यहाँ से क्या हो गया, टुकड़ा हो गया, यहाँ पे भ्रंश पड़ गया। अब ये भ्रंश कहाँ तक पड़ेगा, आगे तक पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, ये जो भ्रंश है ये कहाँ तक पड़ेगा, आगे तक पड़ेगा। और नतीजा यह पूरी पृथ्वी को, जो भूखंड है, उसको 2 हिस्सों में बांट देगा। और 2 हिस्सों में बांटने के बाद जब लावा का प्रेशर खत्म हो जाएगा तो ये जो छिद्र है ये बंद हो जाएगा। और बंद हो जाने के बाद इसने एक भ्रंश तो कर ही दिया है, धरती को तो तोड़ ही दिया है, लेकिन ये लावा की जो क्रियाएं हैं ये लगातार चालू रहेंगी। और जो भ्रंश पड़ गया है, इस भ्रंश में आगे चल के और ज़्यादा भ्रंश पड़ता जाएगा, और ज़्यादा गर्त होता जाएगा, और आगे चल के एक कारण होगा कि यहाँ की प्लेट अपने विपरीत दिशा में संचरण करेगी और यहाँ की प्लेट अपने विपरीत दिशा में संचरण करेगी। नतीजा बीच में एक दरार पड़ेगी, और वही दरार आगे चल के बड़ी होती रहेगी, और उस सागर का पानी उस दरार में भर जाएगा और एक नए सागर की उत्पत्ति होगी। और जब भूखंड आपस में टूट जाएंगे तो एक नए भूखंड की
उत्पत्ति होगी। वही भूखंड, ध्यान दीजिएगा, वही भूखंड आगे चल के किसी न किसी भूखंड से टकराएगा। वही भूखंड आगे चल के किसी न किसी भूखंड से जब टकराएगा तो उसकी एस्थनोस्फेयर की जो परत है वह नीचे की ओर धंसती जाएगी और ऊपर की जो भूपर्पटी है वह क्या है, मोड़दार होती जाएगी। नतीजा मोड़दार पर्वतों का निर्माण होगा। तो ऊपरी परत, ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी की ऊपरी परत से जो दो जमीन के, देखो ये जमीन टूटने के बाद, लावा की क्रिया के बाद टूटने के बाद इधर जा रही है और इधर जा रही है, तो देखो किसी न किसी भूखंड से ये टकराएगी और टकराने के बाद ये जो इसका ज़्यादा डार्क रेड पार्ट है यह धंसेगा, नीचे की ओर धंसेगा और ये जो ऊपर की परत है ये क्या है, उठेगी और उठने की वजह से यहाँ पे क्या निर्माण होगा, पर्वत का निर्माण होगा। और जो ये नीचे जमीन धंस रही है, ध्यान दीजिएगा, जो नीचे जमीन धंस रही है ये धंस के कहाँ जाएगी, ये वापस कहाँ जाएगी, मैग्मा चैम्बर में। तो जो ये यहाँ पे ठोस थी मैग्मा चैम्बर में वापस जाएगी तो फिर से क्या हो जाएगी, तरल अवस्था हो जाएगी। यानी पृथ्वी में ये क्रिया चलती रहती है कि कहीं ना कहीं से भूखंड टूट रहे हैं तो कहीं ना कहीं पर भूखंड जुड़ भी रहे हैं और जुड़ रहे हैं तो भूखंड के नीचे की जो क्रिया है, नीचे का जो प्लेट है वह सीधे धंस रहा है और आज भी धंसता चला जा रहा है, नीचे जाता जा रहा है। कहाँ जाएगा नीचे, सीधे मैग्मा चैम्बर में। यानी आप बोल सकते हैं कि पृथ्वी का एक ऐसा चक्र जहां पर पृथ्वी का भूखंड का निर्माण भी हो रहा है और भूखंड का विनाश भी हो रहा है। यही कारण है कि पृथ्वी का जो चक्र है वह आज तक समाप्त नहीं हुआ है, ना रुका है। जितना लावा ऊपर आ रहा है उतना ही ये एस्थनोस्फेयर में भूखंड नीचे जाता जा रहा है। यानी जितना लावा ऊपर आके ठोस बन गया उतना ही जमीन नीचे जाके क्या हो गई, धंस गई और धंसने के बाद कहाँ पहुंच गई, मैग्मा चैम्बर में। अब मैग्मा चैम्बर में पहुंच गई तो फिर से क्या बन गई, लावा बन गई। अब लावा बन गई तो फिर से नीचे का प्रेशर क्या हो गया, ज्यादा हो गया और नीचे का प्रेशर फिर ज्यादा हो गया तो फिर कहीं ना कहीं से वो ज्वालामुखी का विस्फोट हो गया। और कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि जहां पर एक बार विस्फोट हुआ तो बार बार वहीं से ही होगा। पूरी पृथ्वी धरती के ऊपर क्या कर रही है, तैर रही है। पूरी पृथ्वी धरती के ऊपर क्या कर रही है, तैर रही है। और तैर रही है, आप ही बताइए, पूरी पृथ्वी जब एक ही है, बस कहीं ना कहीं क्या है, ऊंचावच है, कहीं से कटी फटी है और कहीं से दो टुकड़े टूट गए हैं और उनके बीच में जल समा गया है, वही क्या है, द्वीप, महाद्वीप और सागर कहला दिए, है ना, ये चीज है। लेकिन इंटरनली नीचे से तो कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, नीचे से तो कनेक्टेड ही है ना। तो पूरी पृथ्वी लावा के ऊपर तैर रही है तो कहीं ना कहीं से टूटती भी है और कहीं ना कहीं से धंसती भी है। जहाँ से टूटती है वहाँ से लावा का उद्गार होता है और जहाँ से धंसती है वहाँ पर फिर से वही मिट्टी, वही चट्टानें कहाँ चली जाती हैं, एस्थनोस्फीयर में। यानी आप बोल सकते हैं कि जो लावा मेंटेन है पहले से, लावा मेंटेन है पहले से। अब जितना देखो, जितनी धरती नीचे धंसती जाएगी उतना ही लावा बढ़ता जाएगा, उतना ही प्रेशर बढ़ता जाएगा और फिर वो प्रेशर कहीं ना कहीं से तो बाहर निकलेगा। जैसे कुकर में जब आप गैस जलाते हो तो जब वो खौलता है और प्रेशर बढ़ता है तो प्रेशर निकलता है सीटी के माध्यम से। मान लो आप सीटी को बंद कर दो, सीटी को बंद कर दो और लगातार गैस को और बढ़ाते जाओ तो इतना ज़्यादा प्रेशर आएगा, इतना ज़्यादा प्रेशर आएगा तो कहीं ना कहीं से वो प्रेशर निकलने की कोशिश करेगा। अब उस प्रेशर का निकलने का कोई हमें रास्ता नहीं मिल पाएगा। क्यों? क्योंकि हमने ऊपर का रास्ता क्या है, बंद कर दिया। तो क्या होगा, विस्फोट हो जाएगा, फट जाएगा ना। आप बोल सकते हो कि एसिमेट्रिक तरीके से टूटेगा, वो कहीं से भी टूट सकता है ना। तो बस वैसे ही पृथ्वी है, जहां पर पृथ्वी के लावा निकलने के रास्ते बंद हो गए और नीचे का जो लावा है वो लगातार आज भी बढ़ रहा है, आज भी जो है खोल रहा है, तो उसको जहां से जगह मिलेगी, जहां से पृथ्वी की परत कम होगी या जहां पर उसका दायरा बन गया, नीचे की जमीन उसने काट दिया, वहां से विस्फोट हो जाएगा। और कहीं पर भी अगर ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो कई महीनों तक लावा निकलता रहता है और जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो भूकंप की क्रियाएं भी होती हैं। अब देखिए एक चीज और बता देते हैं, यहाँ पे जरा देखिए, ये जमीन जो ये देख रहे हैं लावा, ये लावा जो यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा था और इसने धरती में भ्रंश डाल दिया है। देखो धरती फट गई ना यहाँ से, तो उधर की प्लेट कहाँ जा रही है, उस तरफ, और इधर की प्लेट कहाँ जा रही है, इस तरफ। अब जब ये प्लेट किसी दूसरे प्लेट से टकराएगी, देखो ये पर्वत की प्लेट है ना, पर्वत की प्लेट है ना, पहाड़ वहाड़ है, ग्रीनरी है, यहाँ पे अपना जीवन रहते हैं। तो जब ये प्लेट आगे चल के इस प्लेट से टकराएगी और जब टकराने के बाद घर्षण होगा तो घर्षण से होता है वाइब्रेशन, और वाइब्रेशन, पृथ्वी का वाइब्रेशन का मतलब क्या होता है, भूकंप।
यानी जब ये प्लेट इस प्लेट से टकराएगी, जब ये प्लेट इस प्लेट से टकराएगी, टकराने की वजह से यहाँ पर क्या होगा, भूकंप की क्रियाएं होंगी। यानी इस पहाड़ में क्या होगा और इस धरती में क्या होगा, भूकंप की क्रियाएं होंगी, भूकंप वाइब्रेशन होगा। और जैसे ही ये नीचे नीचे और ज़्यादा धंसती चली जाएगी, यहाँ का प्रेशर इतना ज़्यादा होगा कि यहाँ पर एक ज्वालामुखी का उद्गार हो जाएगा फिर से। क्यों? प्रेशर के कारण। जो जमीन नीचे धंस रही है उसने इतना ज़्यादा प्रेशर क्रिएट कर दिया कि ये लावा कहीं ना कहीं से तो निकलेगा। अब आप ये बताओ, गुब्बारा है, गुब्बारा में अगर लगातार पानी भरते जाओ, अच्छा एक काम कर, नल के नीचे, नल जो होता है ना, नल में लगा देना ऐसे गुब्बारा और पूरा भरते जाना, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो झेलने की कोशिश करेगा पानी को, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि वो क्या हो जाएगा, विस्फोट हो जाएगा, फट जाएगा। और फट जाएगा तो पूरा पूरा पानी कहाँ जाएगा, बाहर आ जाएगा। ऐसे ही क्रिया होती है इसमें। ठीक है, आया समझ में? ज्वालामुखी का ये कोई जरूरी नहीं है कि वो पर्वतों से, पठारों से निकल सकता है, वो कहीं से भी निकल सकता है। वो यहाँ तक कि समुद्र के नीचे से भी निकल सकता है। समुद्र के नीचे अगर ज्वालामुखी फटा तो उसको ठंडा करने में और आसानी होती है। क्यों? क्योंकि जैसे ही नीचे से फटा, लावा ऊपर गया, उसे क्या मिल गया, पानी। और पानी क्या, समुद्र का पानी कैसा होता है, ठंडा होता है। यानी समुद्र के अंदर की चट्टानों का स्वरूप अलग होगा। क्यों? क्योंकि वह तुरंत ठंडी हो रही हैं। और जो ज्वालामुखी फटेगा पहाड़ों में, पर्वतों में, पठारों में, उसकी चट्टान अलग होगी। क्यों? क्योंकि उसको ठंडा होने में समय लग रहा है, और समुद्र के नीचे चट्टानों को समय तुरंत ठंडी हो गई। यानी इन दोनों चट्टानों में कुछ ना कुछ बदलाव रहेगा। क्लियर है? आए समझ में? ठीक है। फिर मैंने अभी आपको क्या बताया था कि अगर कहीं से पृथ्वी टूटेगी, भ्रंश पड़ेगा और अलग हो रही है तो बीच में जल भरा होगा, तो कहीं ना कहीं वो पृथ्वी देखो टकराएगी भी। कभी कभी क्या होता है कि एस्थेनोस्फीयर नीचे ना जाके सामने वाली जो परत होती है उससे टकरा जाता है। अब जब देखो सामने वाली परत वो भी ठोस है और यहाँ से भी जो परत टकरा रही है वो भी ठोस है, तो जब एक दूसरे को दोनों फोर्स लगाते हैं तो किसका निर्माण होता है, पर्वतों का निर्माण होता है। ऊपर की जो परपटी होती है वो क्या होती है, ऊपर उठ जाती है ना। ऊपर की परपटी क्या हो जाती है, ऊपर उठ जाती है। जैसे एक किताब दीजिए, इसी को दे दीजिए। जैसे मान लीजिए कि ये भूखंड है, मान लीजिए कि ये भूखंड है, इसमें यहाँ से भी प्रेशर आ रहा है और यहाँ से भी प्रेशर आ रहा है और दोनों एक दूसरे को प्रेशर दे रहे हैं। तो जरा बताए इसमें क्या होगा, इसमें जो है जब प्रेशर करेंगे तो ऊपर की भू प्रॉपर्टी क्या होगी, फोल्ड पड़ेगा, उसमें मोड़ पड़ेगा और मोड़ पड़ेगा, नीचे वो नहीं जा सकती है। वो नीचे ऐसे क्यों नहीं जा सकती है, नीचे इसलिए नहीं जा सकती है क्योंकि नीचे बहुत ज़्यादा घनत्व वाली क्या है, पृथ्वी है, वो उसका अवरोध करेगी। ऊपर तो वातावरण है, तो ऊपर तो कोई अवरोध करने वाला है ही नहीं, तो नतीजा वो नीचे न जाके कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी। और वो ऊपर की ओर जा रही है तो मोड़दार पर्वतों का निर्माण कर रही है, चोटियों का निर्माण कर रही है। ठीक है, ये चीज़ हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस डायग्राम को जरा ध्यान से देखिए कि इसमें किस प्रकार से दिखाया गया है। जो अभी मैंने डायग्राम आपको बताया वही है। जैसे मान लीजिए कि ये जो हमारी भू प्रॉपर्टी है, जहाँ पे हम अपना जीवन यापन करते हैं, ये भू प्रॉपर्टी, उसके नीचे 200-250 किलोमीटर नीचे हमारा कौन सा चैम्बर है, मैग्मा चैम्बर है। अब तो मैग्मा चैम्बर में लगातार क्रियाएं होती रहती हैं, तो जिसके कारण वह ऊपर की परत को तोड़ता रहता है। और जब ऊपर की परत पतली हो जाएगी तो एक विस्फोट होगा और ज्वालामुखी बाहर, है ना। और एक भूखंड टूट के किस में हो जाएगा, 2 टुकड़ों में हो जाएगा और अपनी अपनी दिशा में क्या है, विस्थापन करने लगेगा। तो अगर इस तरफ जा रहा है तो आगे चल के किसी दूसरी परत से क्या करेगा, टकराएगा भी, और टकराएगा तो ऊपर की जो परत है वो क्या होगी, ऊपर बढ़ती चली जाएगी। नतीजा मोड़दार पर्वतों का निर्माण। ठीक है। अब देखिए पृथ्वी का जो टूटना होता है, बनना बिगड़ना होता है, ये 4 प्रकार से होता है। जैसे मान लीजिए कि ये पृथ्वी है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए पृथ्वी है, पृथ्वी का भूखंड है। अब नीचे की क्रियाओं की वजह से वो भ्रंश ना पड़ के, ऐसे ना टूट के वह एक दूसरे के आगे पीछे हो गई। क्या है, घर्षण करते हुए आगे पीछे हो गई। देख रहे हैं आप। जैसे मान लीजिए कि ये पृथ्वी का हिस्सा है, ये आगे की ओर चला गया और ये पृथ्वी का हिस्सा ये पीछे की ओर चला गया। अब ये जो बीच में जो पृथ्वी पहले बराबर थी, वहाँ पे क्या हो रहा है, घर्षण हो रहा है। अब घर्षण होने की वजह से, यहाँ पर घर्षण होने की वजह से इस पूरे दोनों भूखंडों में क्या हो सकता है, जरा बताएं। ये क्या आ सकता है, भूकंप आ सकता है। ठीक है। अभी तक हमने देखा था
कि जैसे भूखंड नीचे से अगर लावा आ रहा है तो लावा उसको तोड़ने की कोशिश करेगा, और तोड़ने की कोशिश करेगा तो वो ऐसे करके टूटेगा और अलग अलग जगह संचरण करेगा। जरूरी नहीं है कि जब वो टूटे तो टूटने के बाद अलग अलग दिशा में संचरण करे, हो सकता है वो आगे पीछे भी हो सकते हैं। यानी भूखंड जो पहले बराबर था वो अब क्या हो जाए, आगे पीछे हो जाए। तो उस घर्षण की वजह से भूकंप उत्पन्न होगा और प्लस हमारी पृथ्वी की आकृति बदलेगी। अब देखिए जैसे पहले बराबर था और क्रियाओं की वजह से, आंतरिक क्रियाओं की वजह से ये आगे पीछे हो गए, तो यहाँ पे जगह बन गई ना, और यहीं पर क्या हो जाएगा, जल भराव हो जाएगा। और जो पृथ्वी एक थी, जो भूखंड एक था, वो कितने भूखंड में हो गया, 2 भूखंड में। तो ये एक एग्जाम्पल है हमारा। दूसरा देख लीजिए, जिसको अभी हमने पढ़ा कि जो नीचे मैग्मा चैम्बर है उससे अगर विस्फोट हो गया और ऊपर ज्वालामुखी का उद्गार हो गया, लावा बाहर आ गया और एक भ्रंश पड़ गया, धरती में एक भ्रंश पड़ गया, तो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि जब ये टूट गया भूखंड तो एक भूखंड इस तरफ विस्थापन करे, एक भूखंड इस तरफ विस्थापन करे। वो डिपेंड करता है आंतरिक क्रियाओं में, जो नीचे से क्रिया हो रही हैं, लावा की क्रिया हो रही है, मैग्मा की क्रिया हो रही है, उस पर डिपेंड करता है कि ये भूखंड का विस्थापन किस तरफ होगा। देखिए तो यहाँ पर लावा का उद्गार हुआ जिससे भूखंड टूटा, भ्रंश पड़े और ये किस तरफ आ गया, इस तरफ आ गया, और ये किस तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है। और बीच में जो जगह बचेगी लावा के शांत होने के बाद, ज्वालामुखी का जो विस्फोट है शांत होने के बाद, भाई बीच में जगह बनेगी। जो इतना बड़ा भूखंड था अब क्या हो जाएगा, दोनों अलग हो जाएंगे। तो ये जो बीच में जगह बचेगी यहीं पर क्या है, समुद्र का जल भर जाएगा। तो देखो एक भूखंड थे, क्या बन गए, 2 भूखंड, अब बीच में क्या हो गया, जल, एक नए समुद्र की उत्पत्ति हुई। आगे देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमारी जो पृथ्वी है वो लावा के ऊपर तो तैर ही रही है ना, तैर रही है ना, यानी इसके ज़्यादा चांसेस हैं ऊपर नीचे भी होने के। अब देखिए ये पृथ्वी जो है किसी लोहे या स्टील से थोड़ी जकड़ी है। जहाँ पर भी उत्प्लावन बल ज़्यादा होगा वहाँ पर पृथ्वी का एक हिस्सा ऊपर धंसेगा और एक ऊपर उठेगा और एक हिस्सा नीचे धंसेगा, और जो हिस्सा ऊपर धंसेगा उसी को हम क्या बोल देंगे, पर्वत या पठार, और जो नीचे धंसेगा उसको क्या बोल देंगे, भ्रंश या गर्त। तो देखो जरा, जैसे ये पृथ्वी का हिस्सा है, एक नीचे जो भूविवर्तन की क्रियाएं हैं इसमें ऐसी हलचल हुई कि एक उठ गया और एक धंस गया, और बीच में यहाँ पे क्या पड़ गई, दरार। ये देखो, देख रहे हो ना, बीच में क्या पड़ गई, ये दरार पड़ गई। इसी दरार को क्या बोलेंगे, भ्रंश। और ये भ्रंश हमें कहाँ देखने को मिलता है, ये भ्रंश हमें देखने को मिलता है नर्मदा घाटी में। कहाँ पे देखने को मिलता है, नर्मदा घाटी में, नर्मदा ताप्ती घाटी में देखने को मिलता है। तो जो हमारे मध्य प्रदेश का इलाका है वहाँ पर जो नदियाँ भ्रंशों में बहती हैं वो इसी का नतीजा है कि नीचे की क्रियाओं की वजह से एक हिस्सा क्या हो गया, ऊपर उठ गया, और जमीन का वही हिस्सा टूट के क्या हो गया, धंस गया। अब बीच में क्या पड़ गई, भ्रंश, और उसी भ्रंश में से हमारी नर्मदा नदी बहती है। ठीक है, तो अगर आपके एग्जाम में आ जाए कि भैया भ्रंश घाटी का उदाहरण हमें भारत में कहाँ देखने को मिलता है, तो बताइएगा नर्मदा घाटी या ताप्ती घाटी, और ये कहाँ पे है, हमारा मध्य प्रदेश में। ठीक है, अब इन भ्रंश घाटियों से बहते हुए पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है हमारी नर्मदा नदी और ताप्ती नदी। अब क्योंकि ये तो भ्रंश है, ये तो धरती की दरार है, और यहाँ पर कोई पेड़ पौधे नहीं है। अब धरती की दरार है, दरार में क्या मिलेगा हमें, पानी नहीं, कंकड़ पत्थर। तो ये जो नदियां हैं ये अपने साथ अवसाद न बहा के उस भ्रंश घाटी का क्या बहा के लेके जाती हैं, कंकड़ और पत्थर, और वही कंकड़ पत्थर चट्टाने सीधे कहाँ गिरा जाती है, खंभात की खाड़ी में। चलिए चौथा प्रकार देख लेते हैं। कभी कभी जो भूखंड है, भूखंड एक दूसरे से दूर ना जाके वह एक दूसरे की ओर बढ़ता है। ठीक है, अभी मैंने एग्जांपल दिया किताब का, जो भूखंड है वह एक दूसरे से दूर ना जाके वो क्या है, एक दूसरे के क्लोज आ जाता है। तो आप जरा बताओ, ये भूखंड यहाँ को बल लगा रहा है और ये भूखंड यहाँ को बल लगा रहा है, तो बल लगाने की वजह से ये जो बीच की धरती है वो नीचे जाएगी कि ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी। नीचे क्यों नहीं जा पा रही है, वो नीचे इसलिए नहीं जा पा रही है क्योंकि देखो इतनी मोटी परत और अत्यधिक घनत्व वाली परत इस परपटी का अवरोध कर रही है। वो नीचे आ तो जाती लेकिन नहीं आ पा रही, क्यों, क्योंकि ये अवरोध कर रही है, और ऊपर तो उसको अवरोध करने वाला है नहीं, यानी वो कहाँ जाएगी, जरा बताइए, ऊपर की ओर जाएगी। तो जब दोनों भूखंड आपस में और ज्यादा टकराएंगे और ज्यादा क्लोज होने की कोशिश करेंगे तो ऊपर की परपटी का कुछ ऐसा स्वरूप हो जाएगा, और यही क्या होगा, मोड़दार पर्वत। आया समझ में, क्लियर है। तो ऐसी क्रियाओं की वजह से, भूविवर्तन की आंतरिक क्रियाओं की वजह से और पृथ्वी के आंतरिक बल की वजह से भ्रंश पड़ते हैं, टूटते हैं भूखंड, बनते हैं और बिगड़ते हैं। तो कुछ ऐसी ही क्रिया हमारे भारत के साथ भी हुई।
हमारे भारत के प्लेट के साथ हुई। देखिए अब ये है हमारा क्या, पेंजिया। ये पूरा का पूरा हमारा क्या है भाई, ये हमारा पूरा का पूरा क्या है, पेंजिया है। पेंजिया तो सब लोग जानते हैं ना, जब हमारे पूरे विश्व का, हमारी पृथ्वी का एक भूखंड था उसी को क्या बोलते थे, पेंजिया। और एक भूखंड था और एक ही सागर था। तो ये जो नीला नीला दिख रहा है ये क्या है, सागर है। जो हरा हरा दिख रहा है ये क्या है, भूखंड है। और आपको बता दें ये जो भूखंड है इसको बोलते थे क्या, पेंजिया। क्या बोलते थे, पेंजिया। और जो एक सागर था इसी को क्या बोलते थे, पैंथालसा। क्या बोलते थे, पैंथालसा। ध्यान दीजिएगा, पूरा एक भूखंड क्या, पेंजिया, और पूरा एक सागर क्या, पैंथालसा। अब ये जो आप देख रहे हो हरा हरा, ये पूरी एक जमीन थी। ये क्या थी, पूरी एक जमीन थी। लेकिन क्या आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, साउथ अमेरिका यानी दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका की ये देखो बाउंड्री बनी हुई है, बाउंड्री बनी हुई है ना। ये बाउंड्री पता है क्या दर्शा रही है, ये बाउंड्री ये दर्शा रही है कि जब भूखंड पूरा एक था और नीचे ज्वालामुखी लावा मैग्मा की क्रियाओं की वजह से इस भूखंड में इस प्रकार से दरार पड़ी, ऐसे करके दरार पड़ी। अब बताओ, अगर ये भूखंड पहले जुड़ा था और इस प्रकार से दरार पड़ी तो यही हिस्सा तो टूट के क्या हो जाएगा, अलग संरचना करेगा ना, और बीच में क्या हो जाएगा, सागर की उत्पत्ति। ये उत्तरी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका का भ्रंश यहां से पड़ा। देखिए यहां से पड़ा ऐसे करके। अब यहां से पड़ा ये ऐसे, ये यहां से भ्रंश पड़ा और यहां से भ्रंश पड़ने के बाद ऐसे करके ये टूट गया, और टूटने के बाद किस तरफ को प्रवाहित हुआ, पश्चिम की ओर, है ना। अब आप जरा देखो, ध्यान से देखो, ये रहा क्या, अफ्रीका। अफ्रीका की इस बाउंड्री में भ्रंश पड़ा, ये पूरा बाउंड्री में भ्रंश पड़ा, और इतना भ्रंश पड़ने के बाद ये अफ्रीका के इर्द गिर्द जितने भी भूखंड लगे हुए थे वो सब क्या हो गए, अलग हो गए। जरा भारत को भी देखो, भारत का भूखंड है तो भारत के कहाँ दरार पड़ी थी, ये यहाँ पे ऐसे करके भारत के इस भूखंड में ऐसे दरार पड़ी ये, और ये इतना भूखंड जब दरार पड़ गई, भ्रंश पड़ गई, तो कई करोड़ों साल में ये क्या हो गया, अलग हो गया। और अलग होने के बाद सीधे कहाँ, किस ओर संचय, क्या, ऊपर की ओर। ठीक है, ये देखिए इस मैप, इस वाले में आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि देखिए पहले पूरा क्या था, आज से लगभग 250 मिलियन वर्ष पहले परमियन युग में, आज से लगभग 250 वर्ष पहले परमियन युग में ये पूरा पूरा भूखंड क्या था, एक था। और भूखंड में पड़ने लगी क्या, दरारें। ये ऐसे करके भूखंड में क्या पड़ने लगी, दरारें। और जहां जहां दरारें पड़ी वहां से वह धीरे धीरे अलग होना शुरू हो गया। तो इस वाले में आइए, देखिए इस वाले में देखिए, आइए इस मैप को देखिए ढंग से, और उस मैप को देखिए। यहाँ पर देखिए ये बीच में दरार पड़ी, ये इधर दरार पड़ी और ये इधर दरार पड़ी, तो देखो ये यहाँ पे अलग हो गया ना, ये देखो ये टूट गया ना। पूरा पूरा भूखंड दो हिस्सों में यहाँ हो गया, एक ऊपर का हिस्सा और एक दक्षिण का हिस्सा। ऊपर के हिस्से को क्या बोला हमने, लॉरेशिया। क्या बोला हमने, लॉरेशिया। और नीचे वाले हिस्से को क्या बोला हमने, गोंडवाना। नीचे वाले हिस्से को क्या बोला हमने, गोंडवाना। अब आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर ये जो जगह है ये पूरी जुड़ी हुई थी। ध्यान से देखिए, ये देखिए ये जगह पूरी जुड़ी हुई थी, और जुड़ने के बाद नीचे की क्रियाओं की वजह से देखो ये अलग हुए, भ्रंश पड़े, टूटे, और देख रहे हो आप बीच में ऊपर का हिस्सा ऊपर की ओर प्रवाहित हुआ, नीचे का हिस्सा नीचे की ओर प्रवाहित हुआ, और बीच में एक सागर की उत्पत्ति हुई जिसको हम क्या बोलते हैं, टीथिस सागर। क्या बोलते हैं, टीथिस सागर। ये आज से लगभग त्रियासिक युग में हुआ है, 200 मिलियन वर्ष पहले, 200 मिलियन वर्ष पहले। अब इस डायग्राम में आइए, और ज्यादा भ्रंश पड़ने लगे और जो भूखंड है वह एक दूसरे से अलग होने लगे। देखिए यहाँ पर सागर कितना बड़ा हो गया, और ये जो अफ्रीका है, अमेरिका है, वह अफ्रीका से टूट के और ज्यादा, देखिए देख रहे हैं यहाँ पे, ये देख रहे हैं टूटने से, देखो यहाँ पे ये पानी भर गया यहाँ पे, है ना। ये भूखंड टूटा और ये भूखंड में क्या है, पानी भर गया, और पानी भर गया तो देखो एक नया सागर खुलने का एक हमें अंदेशा हो गया कि यहाँ पर बीच में क्या है, नया सागर खुलेगा। भारत भी देखो, भारत भी यहाँ पे देखो, भारत कहाँ था, टूट के अलग हो गया था। आज से 200 मिलियन वर्ष पहले देखो अफ्रीका से टूट के अलग हो गया, अलग हो गया तो ये किस तरफ आगे बढ़ा, लॉरेशिया की तरफ आगे बढ़ा। अब देखो इस वाले मैप में देखो, आज से लगभग 145 मिलियन वर्ष पहले, आज से लगभग 145 मिलियन वर्ष पहले देखो भारत कितना आगे बढ़ चुका है। भारत आगे बढ़ चुका है, टीथिस सागर की ओर बढ़ रहा है, और नीचे का जो अंटार्कटिका है देखो
ये अंटार्कटिका, ये भी देखो अलग हो गया और कितना गैप आ गया यहाँ पे, ये नीचे की ओर प्रवाहित किया। और ये देखिए ये भूखंड, ये पहले यहाँ जुड़ा था, ये भूखंड आगे की ओर गया और यही आगे चल के क्या बन गया, ऑस्ट्रेलिया, आज से 145 मिलियन वर्ष पहले। अब इस मैप को देखिए, जितने भी भूखंड टूटे थे, भ्रंश पड़े थे, दरारें पड़ी थी, उनके बीच में कितना ज्यादा गैप आ गया। आप देख पा रहे हैं कि ये उत्तरी अमेरिका और ज्यादा अलग हो गया, इधर और ज्यादा पश्चिम की ओर प्रवाहित हो गया, ये दक्षिण अमेरिका और इधर प्रवाहित हो गया, और भारत और आगे निकल गया, और ये जो अंटार्कटिका ये और नीचे चला गया। बीच में अंटार्कटिक सागर की उत्पत्ति हो रही है। किसकी? अंटार्कटिक नहीं, अटलांटिक सागर की। किसकी? अटलांटिक सागर की उत्पत्ति हो रही है। और यही अटलांटिक सागर जो आज बना है एस के आकार का, वो पहले यही कारण था। देखिए एस के आकार का बन रहा है कि नहीं, एस के आकार का अटलांटिक महासागर, जिसको अंध महासागर भी बोलते हैं। और भारत अपनी मंजिल में धीरे धीरे पहुंच रहा है, और वहां पर इसको लॉरेशिया में कौन इंतजार कर रहा है? तिब्बत का पठार। ये आज से लगभग कितना साल पहले? 65 मिलियन वर्ष पहले, क्रेटेशियस युग में। अब देखो भारत जैसे आगे आगे पहुंचता जाएगा, ये जो बीच का सागर है ये खत्म होता जाएगा, है ना। जैसे जैसे भारत आगे बढ़ता जाएगा, बीच का सागर खत्म होता जाएगा। अब बीच का सागर खत्म होगा तो जो ये मलबा है, समुद्री मलबा, ये क्या हो जाएगा? उठ जाएगा, और उठ जाएगा तो हिमालय पर्वत श्रृंखला बन जाएगी। अब आते हैं, देखिए इस वाले डायग्राम में, देखिए ये वाला डायग्राम, उत्तर अमेरिका पश्चिम की ओर और ज्यादा प्रवाहित हो गया है, दक्षिणी अमेरिका पश्चिम की ओर और ज्यादा प्रवाहित हो गया है महाद्वीपीय विस्थापन की वजह से। और बीच में एक बहुत बड़ा सागर खुला जिसको बोलते हैं अंध महासागर। अफ्रीका देखो और ऊपर तक गया, और ऊपर जाने की वजह से यहाँ पर एक बहुत बड़ा सागर छोटा हो गया, भूमध्य सागर। भारत देखो, भारत यहाँ से टूट के धीरे धीरे आगे बढ़ा और आगे चल के एशिया, लॉरेशिया से टकरा गया। देखो टकरा गया ना, टकरा गया तो यहाँ पर क्या बन गया? हिमालय पर्वत श्रृंखला। और पूर्व की ओर प्रवाहित होते होते ऑस्ट्रेलिया और ज्यादा दूर निकल गया। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि जैसे पहले ये पेंजिया एक था, सभी भूखंड एक दूसरे से जुड़े हुए थे और उसमें दरार पैदा हुए और एक दूसरे से दूर चले गए। तो अगर अभी हम देखेंगे तो वर्तमान में, अच्छा वर्ल्ड का मैप इसमें नहीं है, तो वर्तमान में ये हमारा भारत है। देखिए ये हमारा भारत है जिसका हिस्सा, ये हमारा भारत है मैप ढंग से नहीं आ रहा ना, इसको थोड़ा ढंग से कर देते हैं। वर्तमान में ये हमारा भारत है जो आगे चल के, ध्यान दीजिएगा, वर्तमान में ये हमारा भारत है जो आगे चल के कुछ इस प्रकार से बना। और देखो यहां से ये टकराया था तिब्बत के पठार से, और जहां से टकराया था यहीं पर पर्वत श्रृंखला बन गई और एक चाप के आकार की पर्वत श्रृंखला बन गई। और यही पर्वत श्रृंखला की जो ये भू परपटी है ये उठ गई चाप के आकार में और बन गई महान हिमालय पर्वत श्रृंखला। मैंने क्या बताया था आपको? मैंने क्या बताया था कि देखो ये जो टूटने की और जुड़ने की जो क्रिया है ये चलती रहती है, बनने और बिगड़ने की क्रिया चलती रहती है। ठीक है, आगे चल के समुद्र में भी एक भ्रंश पड़ रहा है और ये भ्रंश सीधे ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है। ये हमारा भारत है और समुद्र अरब सागर में एक भ्रंश पड़ रहा है और ये भ्रंश सीधे गुजरात से, राजस्थान से होते हुए, दिल्ली से होते हुए हरिद्वार जा रहा है। कहने का मतलब आगे चल के ये हमारा भारत ऐसे टूटेगा, ये वाला जो हिस्सा है ये इधर जाएगा और ऊपर वाला जो हिस्सा ये ऐसे जाएगा और बीच में एक भ्रंश पड़ेगा। ये भ्रंश आगे चल के इतना ज़्यादा हो जाएगा कि बीच में ये अरब सागर का पानी भर जाएगा और एक नए समुद्र की उत्पत्ति होगी। समझ रहे हैं? देखिए ये जो हमारा भारत है, ये जो हमारा भारत है, यहाँ पे ये जो अरब सागर है, आगे चल के गुजरात से एक भ्रंश पड़ रहा है। ये भ्रंश अभी मतलब इतना कम है कि कई लाखों करोड़ों वर्ष में ये अलग होगा। ये भ्रंश कुछ इस तरीके से है, ऐसे गुजरात से, राजस्थान से, दिल्ली से होते हुए सीधे कहाँ चला गया है? हरिद्वार चला गया है और आगे भी चला गया है। यानी आगे चल के ये जो हमारा भारत है ये यहाँ से टकराएगा। इसको बोलते हैं दिल्ली हरिद्वार रिज। क्या बोलते हैं इसको?
दिल्ली हरिद्वार रिज। और ये दिल्ली हरिद्वार रिज ऐसे करके हमारा जो भारत है वह टूटेगा और ये हिस्सा अलग होके इधर जाएगा और ये हिस्सा अलग होके ऊपर जाएगा और बीच में एक बहुत बड़ा गर्त, बहुत बड़ा भ्रंश पड़ेगा। उस भ्रंश में अरब सागर का पानी भर जाएगा। तो देखो हमारा भारत जो भी एक है, तो ये राजस्थान, गुजरात, चंडीगढ़, पंजाब, श्रीनगर, लद्दाख ये ऊपर की ओर खिसकते चले जाएंगे और हमारा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र ये सब नीचे की ओर खिसकते चले जाएंगे और बीच में भर जाएगा पानी। तो जब हमें राजस्थान में जाना होगा तो एक समुद्र पार करके जाना होगा, एक बड़ा समुद्र पार करके जाना होगा। यह क्रिया चालू है, लेकिन यह क्रिया इतनी ज्यादा मंद है कि इसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते। साइंटिस्ट लोग ही विशेष उपकरणों से ही लगा सकते हैं। तो आप अपना जीवन यापन कर लोगे, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। भाई करोड़ों साल बाद ये टूटेगा, अभी नहीं टूटेगा। तो अभी आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप राजस्थान का जो पैलेस है वो घूम सकते हो, है ना। चलिए अब हम इसके अगले पार्ट में नेक्स्ट पार्ट इसकी कोशिश करेंगे और सिलेबस को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। आज के हमने पढ़ाया ये यूपी पीसीएस, आरओ, एआरओ और यूपीएससी का जो ज्योग्राफी होता है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो स्टे ट्यून, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।